तो कहानी की शुरुआत एक स्टेशन से होती है जहाँ पे एक लड़का मौजूद होता है। उसकी नजर एक औरत पे पड़ती है जो अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। अचानक से वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। वो जब वहाँ पे चेक करने के लिए जाता है, स्टेशन के प्लेटफॉर्म वाला डोर अपने आप ही खुल जाता है। लेकिन हैरानियत की बात थी कि वहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं आया हुआ था और उसे पटरियों में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब वो बाहर की ओर झांकने की कोशिश करता है, अचानक प्लेटफॉर्म का डोर बंद हो जाता है और उसका गर्दन वहीं कट के मौत हो जाती है। लेकिन इस स्टेशन पे ये इकलौता किस्सा नहीं था। आए दिन इस स्टेशन पर ऐसे हादसे होते रहते थे। फिर हम अगले सीन में नायुंग नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसके ऊपर आरोप था कि उसने एक ट्रांसजेंडर के ऊपर आर्टिकल लिखा है बिना उसके परमिशन के, जिसकी वजह से कंपनी पे 50 मिलियन का जुर्माना लग जाता है। नीयोंग की बॉस को जब ये बात पता चलती है, वो नीयोंग पर काफी गुस्सा करती है। वो बोलती है या तो ये फाइन वो खुद भरे या फिर ऐसा ही अच्छा सा एक आर्टिकल लाए जिसको काफी सारे एड्स और व्यूज मिले ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो और वो ये फाइन दे सके। अब नायोंग सोच में पड़ जाती है कि अब वो ऐसा क्या करे। लौटते समय नीयोंग अपने एक दोस्त से मिलती है जिसका नाम चोई वोंग है। चोई वोंग और उसका एक दोस्त उसी स्टेशन पर काम किया करते हैं। रात में वो तीनों बैठकर जब बातें कर रहे होते हैं, चोई वोंग हाल ही में हुए उस सुसाइड केस के बारे में बताता है जो उसी स्टेशन पर हुआ था। वो बताता है कि उस रात वो आदमी खुद ही उस ट्रेन के सामने आया और उसकी मौत हो गई। हालांकि मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी लेकिन काफी देर हो गई। लेकिन हैरानियत की बात ये थी कि उसने पटरी के पास एक बच्चे को देखा था जो कि बिल्कुल अकेला था, जिसमें जी वोंग का दोस्त बोलता है वो शायद बच्चे के भेष में एक भूत था और वो आदमी शायद किसी के वश में हो गया होगा। उसने भले ही ये सब एक मजाक में बोला था, लेकिन इस पर नायोंग बोलते हैं कि वो इस मामले पर एक रिपोर्ट बनाएगी और शायद ये खबर वायरल भी हो जाए। लेकिन इस एक किस्से से बात नहीं बनेगी। अगर उनके पास कोई और सबूत होता तो बात बन जाती। इस पे चोयोंग बताता है कि ऐसा ही किस्सा उस मोर्टिशियन ने भी देखा है। मोर्टिशियन वो होते हैं जो डेड बॉडीज को फ्यूनरल या कह लो श्राद्ध के लिए तैयार करते हैं। फिर नायोंग उस मोर्टिशियन से पूछताछ करने के लिए जाती है, जिसपे मोर्टिशियन बताता है कि हाँ, उसने उस दिन प्लेटफॉर्म पर एक बच्चे को देखा था जिसने अपना नाम 1211 बताया। अब नायोंग को सिर्फ कुछ पिक्चर्स की जरूरत थी, जिसके लिए वो चोई वोंग को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दे दे। चोई वोंग किसी तरह छुपते छुपाते उस दिन की रिकॉर्डिंग ले ही आता है। एक रात चोई वोंग का दोस्त जब अपने नाइट शिफ्ट में होता है, वो मुंह धोने के लिए नलके के पास आता है, जिसको वहाँ शीशे में लिखे 4 नंबर दिखाई देते हैं। जो हैरानियत की बात थी कि वहाँ किसने लिखा, लेकिन वो उस बात को नजरअंदाज कर देता है। जब चोयोंग और नायोंग दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं, चोयोंग नायोंग को बताता है कि आज उसने स्टेशन पर उसी ड्राइवर को देखा जो काफी सहमा और गुमसुम लग रहा था। नायोंग जल्दी से उस ड्राइवर का इंटरव्यू करने के लिए स्टेशन की ओर निकल जाती है। नायोंग को वो ड्राइवर एक बेंच पर बैठा मिलता है जिसका वो इंटरव्यू लेने लगती है। इसी समय हमें दिखाया जाता है कि ड्राइवर के गर्दन पर एक भूतिया बच्चा बैठा हुआ है जिसने ड्राइवर को गले से कस के पकड़ा है, जिसकी वजह से ड्राइवर के गले पे निशान हो जाते हैं। इंटरव्यू के दौरान ड्राइवर बताता है कि उस रात प्लेटफॉर्म पर एक नहीं 2 लोग थे। फिर वो उठकर बेसमेंट की ओर जाने लगता है। नायोंग भी जब ड्राइवर का पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंचती है, वो देखती है ड्राइवर काफी अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है। वो दीवार की ओर मुंह करके बार बार एक नंबर रिपीट कर रहा था जो था 0319। नायोंग ड्राइवर को बुलाने की कोशिश करती है और ड्राइवर जब मुड़ता है, हम देख पाते हैं ड्राइवर का शक्ल एक भूतिया शक्ल में बदल गया होता है। फिर वो अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जब नायोंग मेट्रो से ट्रेवल कर रही होती है। वो काफी खुश होती है क्योंकि वहाँ पे मौजूद सारे लोग उसी के आर्टिकल को पढ़ रहे होते हैं। उसकी लिखी हुई आर्टिकल काफी वायरल जा चुकी थी। अब नायोंग जब मेट्रो से उतर रही थी, एक बच्चे का भूत उसका पैर पकड़कर उसे नीचे की ओर खींचने लगता है। ये देख नायोंग काफी डर जाती है और उसी के साथ उसका आंख खुल जाता है, यानी कि वो बच्चे का भूत एक बुरा सपना था। वो जब सिर उठाकर देखती है, वो देखती है उसके ऑफिस के सारे दोस्त उसके सक्सेस की खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटा सा केक लेके आए हैं। कि तभी वहाँ नायोंग की बॉस आ जाते हैं। वो बोलती है उसने जिस ड्राइवर का इंटरव्यू लिया था उसकी तो इंटरव्यू से 3 घंटे पहले ही मौत हो चुकी थी और वो स्टेशन पर बैठकर अपने आप से ही बातें कर रही थी। नायोंग को इस चीज पर भरोसा नहीं होता। वो जब सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, नायोंग ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो सच में स्टेशन पर अकेली बैठी है। ड्राइवर की मौत इंटरव्यू से 3 घंटे पहले ही हो चुकी थी, यानी कि उस दिन सच में ड्राइवर का वहाँ भूत बैठा था। फिर नायोंग को खबर पहुँचती है कि उस सुसाइड वाले आदमी की बहन उससे मिलना चाहती है। नायोंग उस लड़की के घर पहुँचती है। उस लड़की का नाम ते होता है। नायोंग को याद आता है ये तो वही लड़की है जो उस दिन ड्राइवर के साथ बैठी थी और उस दिन मोर्टिशियन के घर भी ये मौजूद थी। एंड इवन यही वो
लड़की है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। ये नायोंग को बताती है कि जिस आदमी ने सुसाइड किया था वो उसका एक लौता भाई था और वो वहाँ सुसाइड करने के लिए नहीं गया था, वो एक कुआं ढूंढने के लिए गया था। स्टेशन के बनने से पहले वहाँ एक कुआं हुआ करता था और वो कुआं हमेशा उसके सपनों में आता है। वो बताती है कि स्टेशन बनने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पर उसके पिता के गिरने की वजह से मौत हो गई। नायोंग स्टेशन के बारे में और थोड़े सबूत इकट्ठे करने के लिए जाती है। उसे एग्जैक्टली वैसे ही कुछ फोटोज मिलती हैं जैसे ते ने बताया था। साथ ही साथ उस फोटो में एक ऑर्फनेज भी होता है। नायोंग वो फोटोज ते को भी भेजती है, जिसे देखते को काफी कुछ याद आने लगता है, लेकिन वो नायोंग को कुछ नहीं बताती। ते जब अपने पिता के श्राद्ध वाले बक्से को खोलती है, उसको उसमें एक डायरी मिलती है, जिस डायरी में काफी सारे नंबर्स लिखे हुए होते हैं। लेकिन हैरानियत की बात ये थी, वो सारे नंबर्स 4 डिजिट के होते हैं, जैसे कि उस ड्राइवर और बाकी लोगों ने भी देखा है। उसे उस बक्से में से एक तस्वीर भी मिलती है, जिस तस्वीर में वो, उसका भाई और उसका पिता होता है, और पीछे हम वही ऑर्फनेज को देख पाते हैं जिसकी तस्वीर नायोंग ने भेजी थी, जिसे देखते को काफी कुछ याद आने लगता है। हम नायोंग और चोईवोंग मिलकर उस मोटिशन के पास फिर से जा रहे थे, क्योंकि नायोंग को उस ड्राइवर की कुछ तस्वीरें चाहिए थी। मोटिशन जब उसके ऊपर से चादर हटाता है, हम देखते हैं ड्राइवर के बदन पर काफी सारे खरोचों के निशान हैं। मोटिशन बताता है आज तक जितने भी आदमी इस प्लेटफॉर्म पर मरे हैं, सबके बदन पर ये खरोचों के निशान हैं। नायोंग और चोईवोंग को वहाँ अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। इवन चोईवोंग ये भी नोटिस करता है कि मोटिशन के हाथ पर भी ठीक वैसे ही खरोच का निशान है और उसके कंधे के ऊपर एक बच्चे का भूत बैठा हुआ है, लेकिन वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस ट्रांसजेंडर के शरीर पर भी वैसे ही खरोच बन चुके थे, जिसको छुपाने के लिए वो वॉशरूम गई थी, लेकिन वहाँ पर उन बच्चों की आत्माएं उसके ऊपर हमला कर देती हैं और उसे वहाँ मार डालती हैं। उस दिन चोईवोंग का दोस्त ड्यूटी पर होता है। वॉशरूम में आवाजें सुन जब वो चेक करने के लिए जाता है, वो बच्चे उस पर भी हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। अब नायोंग चोईवोंग के दोस्त के फ्यूनरल में जाती है। उसके बाद वो चोईवोंग से भी मिलने जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि चोईवोंग काफी डरा हुआ था और काफी रो रहा था। चोईवोंग बताता है कि कल उसने भी एक बच्चे को देखा था जिसके ऊपर 4 नंबर लिखे हुए थे और अब उसके शरीर पर भी ठीक वैसे ही नाखूनों के निशान बन चुके हैं और वो जल्द ही मरने वाला है। उसे रात को भी डरावने सपने आने लगे थे, जैसे वो बच्चे उसे डराने लगते हैं और उसे कुएं के अंदर ले जाते हैं। इन सब चीजों से परेशान नायोंग और चोईवोंग फैसला करते हैं कि वो इन सब चीजों का हल ढूंढेंगे। वो दोनों मिलकर फिर से ते के घर जाते हैं। ते बताती है कि उसे उसके भाई के श्राद्ध के बक्से में से एक फोन मिला है। वो जब उस फोन को चेक करते हैं, उसमें उन्हें एक वीडियो मिलता है। उस वीडियो में हम देख पाते हैं कि ते के भाई को स्टेशन के वो कुआं मिल जाता है। नायोंग और चोईवोंग डिसीजन लेते हैं कि वो उन बच्चों के ढांचों को ढूंढकर उनका श्राद्ध करेंगे, ताकि उन बच्चों की आत्माओं को शांति मिल सके। फिर वो दोनों वीडियो में दिखाई गए जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक गुफा मिलता है। वो जब गुफा के अंदर घुसते हैं, वहाँ काफी अंधेरा होता है और उन्हें काफी डर भी लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे बच्चों की आत्माएं उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। उन्हें आखिरकार वो कुआं मिल ही जाता है, जहाँ से काफी सारे बच्चों की आत्माएं बाहर आने लगती हैं। वो गुस्से से उन दोनों की तरफ बढ़ ही रहे थे, जिस पर नायोंग उन्हें समझाते हुए बोलती है कि वो चिंता ना करें, उनका ये सच वो दुनिया के सामने लाके ही रहेंगे। इससे वो सारे बच्चे चिल्लाते हुए रोने लगते हैं, मानो कह रहे हो कि उन्होंने इतने साल कितना दर्द, कितना पीड़ा सहा है। फिर वो बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर वो दोनों उन बच्चों के हड्डियों को लेकर उनका फ्यूनरल कर देते हैं। अब सबको लगता है कि ये मौत का खेल यहीं खत्म हो जाएगा। नायोंग जब ये चीजें अपने आर्टिकल में पब्लिश करती है, उसका बॉस उस पर काफी गुस्सा करता है। एंड इवन हमें ये भी पता चलता है कि पहले भी स्टेशन के ऊपर किसने रिपोर्ट बनाने की कोशिश की थी, जिसको उसके बॉस ने निकाल दिया था, यानी कि उसे स्टेशन के भूतिया होने के बारे में पहले से खबर थी। अब नायोंग जब घर पर उदास बैठी थी, तो उससे मिलने के लिए ते आती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि अब ते के हाथ में भी वैसे ही खरोच के निशान बन चुके हैं, यानी कि ये मौत का खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ था। ते बताती है कि वो जब कुआं ढूंढने के लिए गए थे, मोटिशन ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और उसने उसको 4 नंबर बोलने के लिए बोला। ते ने जब अपने मुंह से 4 नंबर बोले, मोटिशन का कर्स उसके ऊपर आ गया, यानी कि अब ते जल्द ही मारी जाने वाली है। मोटिशन ते को ये भी बताता है इन बच्चों ने काफी कुछ सहा है, इसलिए इनका गुस्सा इतने जल्दी शांत नहीं होने वाला। ये मौत का खेल तब तक जारी रहेगा जब तक इन बच्चों का गुस्सा शांत नहीं हो जाता। और अब यहाँ ते सबसे बड़ा राज खोलती है। वो उसी कातिल की बेटी है जिन्होंने उन बच्चों को दफनाया था। ते नायोंग को एक डायरी देते हुए बताती है कि वो ऑर्फनेज उसके सौतेले बाप का था। दरअसल उस तस्वीर में हमने जिस आदमी और लड़के को देखा था, वो ते की बायोलॉजिकल फैमिली थी ही नहीं, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। उस दिन जब ते के पिता ने ते के साथ बाकी बच्चों को उस कुएं के अंदर डाल दिया था, उस आदमी का लड़का ते के लिए काफी रोने लगा,
क्योंकि वो ते को अपनी बहन जैसा मानता था। इसलिए प्रेशर में आकर उस आदमी ने ते को बाहर निकाल लिया। दरअसल वो ऑर्फनेज एक ऑर्फनेज नहीं था, वो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेंटर था, यानी कि वहाँ पर बच्चों को लाकर उनके ऑर्गन्स को बेच दिया जाता था। गवर्नमेंट को जब इस चीज पर शक हुआ, उस आदमी ने उन बच्चों को कुएं में जिंदा दफना दिया और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया। वो बताती है कि ये सब चीजें होते हुए उन दो भाई बहनों ने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन तब वो करते भी क्या, वो काफी छोटे थे और बहुत डरे हुए थे। टी को सब कुछ याद आ गया था और ये सब याद कर कर टी काफी रो रही थी। इस ओर हम चोई वोंग को देख पाते हैं जो स्टेशन पर ड्यूटी में था, लेकिन उसे वहाँ वो बच्चों की आत्माएं काफी परेशान करने लगती हैं। वो जब भागते हुए बाहर की ओर आता है, उसे मोर्टिशियन दिखाई देता है, लेकिन हैरानियत की बात होती है कि मोर्टिशियन के बदन पर अब वो खरोचों के निशान नहीं थे, यानी कि उसने इन सब चीजों से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ किया था। चोई वोंग उसे मदद मांगता है। चोई वोंग मोर्टिशियन से मदद लेने के लिए उसके घर तक जाता है, जिस पर मोर्टिशियन बताता है कि इस कर्स को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे दूसरों के ऊपर डाला जरूर जा सकता है। लेकिन उस सामने वाले इंसान को इस स्टेशन की सच्चाइयत और इस कर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। सवेरे जब नायोंग की आंख खुलती है, उसे चोई वोंग का कॉल आता है। नायोंग जब आंसर करती है, चोई वोंग बोलता है कि उसने एक नया नंबर लिया है जिसे वो नोट कर ले। चोई वोंग 4 नंबर बोलकर रुक जाता है और नायोंग भी उसे रिपीट कर लेती है, यानी कि चोई वोंग ने अपना कर्स नायोंग को दे दिया था। वो नायोंग से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं जीना चाहता था, इसलिए मजबूरी में आकर मुझे ऐसा करना पड़ा। अब नायोंग ने भी इन सब चीजों के बारे में मोर्टिशियन से जानकारी ले ली थी। नायोंग डिसीजन लेती है कि वो ये कर्स अब अपने बॉस को दे देगी, जो उसके ऊपर हमेशा चिल्लाती रहती है, एंड इवन उसने उसका आर्टिकल मॉडिफाई करके किसी और के नाम पे छपवा दिया। इन सब चीजों से परेशान नायोंग अपने बॉस के पास रिजाइन लेटर लेके जाती है। वो अपने बॉस से बोलती है कि मैं यहाँ से चुपचाप ये रिजाइन लेटर देकर चली जाऊंगी अगर आप ये 4 नंबर बोल दे तो। पहले तो वो औरत कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन नायोंग उसे बातों में उलझाकर इतना चढ़ा देती है कि वो 4 नंबर बोल ही देती है। अब उसके हाथ में ठीक वैसा ही खरोच का निशान आ चुका था, यानी कि नायोंग का कर्स उसके ऊपर चला गया था और यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल, ते आखिर पागलों की तरह उस स्टेशन पर क्यों भटकती थी? इसमें स्टोरी में तो डायरेक्ट आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है उन बच्चों की आत्माएं ते को अपने पास बुलाती होंगी, लेकिन एज पर ते उन्हीं बच्चों में से एक थी, यानी उस टाइम पे ते भी उन बच्चों के साथ पली बड़ी थी। वो बच्चे उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते होंगे, लेकिन अनजानियत में से ही वो उस गलत काम में इन्वॉल्व थी, जिस पर उन बच्चों का गुस्सा लाजमी था।